वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़े थे। कौन कौन सी परत थी वायुमंडल की, जल्दी बताइए। पहली मंडल, दूसरी मंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा बहिर्मंडल। ये 5 मंडल है। सभी का एक एक एक्स्ट्रा नाम भी लिखाए थे, याद है। नाम को कंफ्यूज करके पूछेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ट्रोपोस्फीयर कौन है, तो क्लियर होना चाहिए कि ट्रोपोस्फीयर कौन है, जो क्षोभ मंडल है। इसी तरीके से अगर बोलेगा कोई भी चीज़, पाँचों में से 5 मंडल है। पृथ्वी के कितने मंडल के रूप में वायुमंडल को बांटा गया है, तो सबसे पहला सवाल उठेगा कि वायुमंडल क्या है। तो बताया गैसीय आवरण है एक, जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है। उसी चीज़ का नाम क्या है, वायुमंडल है। इस वायुमंडल की परतों को बांटा गया है, कितने हिस्सों में बांटा गया है, अलग अलग नहीं है सेपरेट करके, है ना, लेकिन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब इंटरमिक्स है ना। लेकिन उसको बांटा गया है कितना से कितना किलोमीटर तक कौन सी परत है, वो बांट दिया गया है। उसके हिसाब से हम सबसे पहले सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल के रूप में जानते हैं। ये मंडल बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, इंसान के लाइफ स्टाइल के जीने के हिसाब से ज़रूरी है। हम जितना कुछ मौसमी बदलाव को महसूस करते हैं किस मंडल में, सिर्फ क्षोभ मंडल में। आंधी का आना हो या तूफान का आना हो, कुछ भी होगा, किस वजह से होगा, या मौसम के अंदर कोई अलग तरह का कुछ भी जो संकेत मिलेगा, जो बदलाव मिलेगा, या मौसम विभाग जो कुछ भी जानकारी हमको दे पाता है, इसमें होने वाले कोई बदलाव को किस मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर होने वाले बदलाव, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत दूर तक फैलाव है, इसका सबसे ज़्यादा फैलाव इसी मंडल का है। और इस मंडल में जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब इसी के अंदर रहते हैं। हम सभी का रहना सहना जो पृथ्वी पर होता है तो इसी क्षोभ मंडल से घिरे हुए हैं, इसके ऊपर जाके कोई नहीं रहता है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कई तरह का सवाल और भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि कभी कभी मन में सवाल उठ रहा है, हम खुद भी बोले कि अगर मान के चलो कहीं मन में आता हो कि इतना आंधी तेज़ तूफान आ रहा है, हमको यहाँ डर लग रहा है, लेकिन कोई जहाज़ में बैठा होगा उसका क्या हाल होगा। उसका हाल बिल्कुल सही होगा, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, इसलिए कि जो फीलिंग हो रही है वो हम ही को हो रही है, वो उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। वो क्षोभ मंडल के अंदर उसकी जहाज़ चल ही नहीं रही है। इस परत को पार करके इसके ऊपर वाले मंडल में जो समताप मंडल का, यहाँ का मंडल का जो ताप है वो समताप मतलब एक बैलेंस्ड में रहता है, न ज़्यादा न कम, एक लेवल में रहता है, एक रूप में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाज़ का चलना होता है, फाइटर जेट विमान जो भी है सब उसी के अंदर चलती है। इसी वजह से क्या होता है कि उनको किसी तरह के आंधी तूफान का फीलिंग कभी नहीं होगा, बिकॉज ये सारी फीलिंग किसको मिलने वाली है, जो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होगा। वो में हम लोग रहते हैं, ज़मीन पर रहने सारे प्राणी हैं, जानवर हैं, उनको फीलिंग का आइडिया होता है। इसके अलावा जब हम क्षोभ मंडल के अलावा जाएंगे हम तो मध्य मंडल है। मध्य मंडल का एक सवाल, सबसे ठंडी परत पूरे वायुमंडल की कौन सी है, तो वो मंडल है मध्य मंडल। क्यों, क्योंकि नीचे से भी और ऊपर से भी दो मंडलों से घिरा हुआ, तो बीच वाला हिस्सा है इसको पृथ्वी और उसके चारों तरफ सूर्य और सौर परिवार और उसके जितने अन्य ग्रह है उसके रूप में नहीं देखेंगे। एक सिंपल पृथ्वी को लेकर चलेंगे कि पृथ्वी पर सूरज की किरण पड़ी, डायरेक्ट पड़ी, इनडायरेक्ट पड़ी। डायरेक्ट पड़ेगी तो सबसे पहले ऊपर से होते हुए छनते हुए अगर बीचों बीच जो पड़ रहा है ना, उस पर नहीं पड़ेगा ना, बीच में हो गया वो। इसलिए क्या है, वो सबसे ठंडी परत कौन सी है, वायुमंडल की वो परत है जो बीच में पाई जाती है, उसका नाम मध्य मंडल है, ठीक है ना। और निचली परत का सवाल आता है तो क्षोभ मंडल है। ऊपरी परत का नाम आएगा तो बहिर्मंडल है। और इस दोनों के बीच में एक आयन मंडल हो जाता है। किसमें, आयन मंडल किन किन मंडलों के बीच है अगर पूछेगा तो आयन मंडल किन किन वायुमंडलों के बीच स्थित है, तो कौन होगा, एक मध्य मंडल और एक बहिर्मंडल, दोनों के बीच में। इसी तरीके से अगर पूछेगा कि जिस मंडल में, जिस वायुमंडल में, है ना, या जिस वायुमंडल की परत में हवाई जहाज चला करती है, वो वायुमंडल की परत किन और किन मंडलों के बीच स्थित है, किन किन परतों के बीच स्थित है, तो क्षोभ मंडल होगा और मध्य मंडल होगा। दोनों के बीच कौन सा है, समताप मंडल है। तो आप तैयार रहिएगा कि क्वेश्चन भले ऐसे नहीं पूछा हो मगर कैसे भी सवाल पूछ सकता है। अब चूँकि ऑलरेडी बीपीएससी का वो सभी लोग एग्ज़ाम लेंगे जो कि सीटेट में अप्लाई है, अभ्यर्थी है, तो अब ये भी मान के चलिए कि सवाल को भी बहुत घुमा करके देगा। अब पैटर्न भी बहुत घुमा के देगा। बीपीएससी जिस तरह से क्वेश्चंस को रिलीज़ किया है, आने वाली बीते रिसेंट डेज में देखा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे दिया गया है। उससे ये आभास लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो सीटेट है वो भी अपने एग्जामिनेशन को बहुत ट्विस्ट करेगी। इसके लिए माइंड सेट रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आसान ही रहेगा, मतलब ट्विस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा पूछेगा।
तो जब घुमा फिरा के पूछेगा और चीज़ वही रहना है, कोई चीज़ अलग नहीं रहना है, तो उसमें कई तरह के नाम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इस सब तरह का है ना, तो उस तरह के सवालों का पूछा जाना बहुत कॉमन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ घुमा करके, जैसे कि इन दोनों परतों के बीच कौन है, या कुछ किलोमीटर में लंबाई देके इतने से इतने मोटाई तक कौन सी परत पाई जाती है, ये सब तरह से सवाल को आप अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए कि ये ऐसे है वो ऐसे, डिस्कशन फॉर्म में, ताकि वो चीज़ें अच्छे से याद रहें। ये करना पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे तो वायुमंडल की जो संरचना की बात करेंगे तो क्षोभ मंडल हो या समताप मंडल हो या फिर मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन सभी से मिल करके क्या बना हुआ, वायुमंडल बना हुआ है। एक परिभाषा के रूप में या एक कथन के रूप में घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के योग से क्या बना है, वायुमंडल का निर्माण है। अगर पूछेगा कि वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, अब कहीं कोई मेल तेल नहीं पूछ रहा, क्या पूछे ना, कोई परत का नाम दिया है, क्या बोले, सिंपल बोलेगा कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, क्या बताइए, सीधे बोलेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के समावेश, सबका एक दूसरे में समावेश है ना, से बनी रचना क्या है, वायुमंडल की संरचना कहलाती है। कोई दिक्कत है? बस उन्हीं शब्दावलियों को उठा पटक करके आगे पीछे करके घुमा फिरा करके हम बोलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। और अगर पूछे सवाल में सभी तरह की जितने भी मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते हैं या मौसम से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं, है ना, ये सब कहाँ घटित होता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत। अगर इसी में एक लाइन हम और जोड़ दें कि किसी भी तरह के वायुयान या जेट या अन्य प्लेन्स, जेट फाइटर्स, कुछ भी, इनके चलने का जो मार्ग है वो किस परत से होकर गुजरता है, घुमा दिया, किससे गुजरता है या किसको आदर्श माना गया है, सबसे आइडियल। ऐसा नहीं कि दूसरे मंडल में गुजर ही नहीं सकता है, वो तो उठा सकता है ना। जैसे आपकी गाड़ी है, जो हम लोग गाड़ी रोड पे देखते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, वो ड्राइवर पे डिपेंड करेगा। 100 प्लस में भी जा सकता है, 120 प्लस में जाएगा, 130, 40 प्लस में जाएगा। लेकिन नॉर्मली लोग क्या चलाते हैं, 60 के आसपास गाड़ी चलाता है। वो भी अगर इंटीरियर इलाके में चलाता है, जो मोहल्ला घना आबादी है, तो वहाँ 20-30 की स्पीड में चलाता है। वो तो मेरे हाथ की चीज़ है ना, कंट्रोल करके चलाएंगे। लेकिन अगर मोहल्ले में गाड़ी हाईवे की स्पीड में चलाने लगे तो क्या होगा, हर 2 कदम पे एक्सीडेंट, तब किसकी जान चली है, कोई ठिकाना नहीं। तो बस यही चीज़ जो फ़र्क हो गया कि हाईवे पे गाड़ी चलती है अनसर्टेनली, एकदम पूरा फुल स्पीड है, फुल पिकअप में कोई गाड़ी नहीं आएगी, एक लेन बटा हुआ है, इधर से आएगी इधर से जाएगी गाड़ी, पता है सबको अच्छे से, तो गाड़ी एकदम फुल स्ट्रीम में चल रही है। लेकिन फिर वही गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चालक उसी गाड़ी के साथ जब मोहल्ले में चल रहा है तो क्या करता है, प्रिकॉशन, किस गली से कौन बच्चा निकलेगा, कहाँ से जानवर आ जाएगा, कहाँ से मुर्गा मुर्गी निकल जाएगा, कहाँ से बैल भैंस निकल जाएगा, कहाँ से बकरा बकरा निकलेगा, सबका खतरा झेल रहा है वो। इसीलिए उसकी स्पीड कभी भी 60, 70, 80 तो हो ही नहीं सकती है। 20 प्लस, 30 प्लस मैक्सिमम होगा। अगर खाली दिख रहा है मॉर्निंग का टाइम, चलो 30 कर दे, 40 कर दे, ये नहीं कि 100 प्लस कर देगा, कभी नहीं करेगा, उसके ऊपर करेगा ना। तो ये कंट्रोलिंग हम क्यों करते हैं, जगह देख के ना। इसी तरीके से समताप मंडल आदर्श मंडल है जिसके अंदर उड़ान भरी जाती है। वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस ना अप होगा ना डाउन होगा, लगभग एक समान रहेगा। इसीलिए अगर वहाँ पर हवाई जहाज़ चल रही है, अभी जैसे हवाई जहाज़ चल रही हो, मान लीजिए क्षोभ मंडल में हवाई जहाज़ चले, मान लीजिए चले, चलने में क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, अचानक आधी तूफान आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ बिजली कड़क रही है, आपको विंडो से दिखाई देगा, अंदर बैठा वालों को क्या लगेगा, उसकी डर से हालत ख़राब रहेगी, पता नहीं कब गिर जाए इस पर, कब क्या होगा नहीं होगा। कितना का तो एजेड आदमी है, अवर एज, तो हार्ट अटैक वहीं बैठा बैठा हो जाए, उतरवे नहीं करे नीचे, सीटे पे मर गया। क्या होता है, उसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर आदर्श मंडल माना गया है। समताप मंडल में हवाई जहाज़ चलती है। ऐसा नहीं कि दूसरे मंडल में जा ही नहीं सकती है, वो लोहे का बना हुआ है, वायुमंडल है ना, वायु ही होगा, जा सकता है, अप या डाउन कहीं क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये जड़ होता है, जैसे नॉर्मली जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर जो डर होता है कि भाई किसी मोहल्ले से गुजरे, कोई बच्चा निकल जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई ऐसी चीज़ कोई वैसी चीज़ मिल जाए, तो उससे बचाव करने के लिए हम स्पीड को कंट्रोल में लेके चलते हैं। तो ठीक उसी तरीके से बहुत वर्स्ट केस अगर आ जाएगी तो मे बी पॉसिबल वो अपने मंडल से निकल के अप डाउन में किया जा सके। मगर
अच्छा है कि समताप मंडल में ही चलती है। वहाँ पे एक सब मौसम है, उसमें किसी तरह का कोई टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हवाई जहाज़ हो या जेट फाइटर हो, कोई भी वायुयान हो, उसको चलने में जितनी सुविधा कहाँ मिलेगी, समताप मंडल में वो कहीं और नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अगर जब भी सवाल आएगा कि वायुयान या जेट फाइटर कुछ भी कहाँ चलती है, तो कहेंगे समताप मंडल में चलती है। आदर्श किसको माना गया है, चलना छोड़ दिया, आदर्श किसको माना गया, उसी को माना गया जहाँ चलना बेहतर होगा, जहाँ पे हम अच्छा काम कर सकेंगे वो फिर भी अच्छा होगा। हम टीचिंग लाइन के आदमी हैं, टीचिंग में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ टीचिंग में अच्छा करेगा नहीं करेगा। जो टीचिंग लाइन का आदमी नहीं वो किसी और चीज़ में, चीटिंग लाइन का भी आदमी होता है, चीटिंग करने में, फ्रॉडिंग करने बहुत एक्सपर्ट है, तो बढ़िया उसमें कर लेगा, नहीं करेगा। और कुछ दूसरा भी है जो अपने अपने फील्ड में काम अच्छा कर सकता है, तो जो जिस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है उसको वहाँ काम करना चाहिए। तो सिमिलरली क्या होता है, जितने सारे वायुमंडल की परतें हैं, सब परतों के अंदर जो बदलाव होता है, उस बदलाव को देखते हुए उसका चयन किया गया है, उसके अनुकूल उसमें कौन सा काम किया जा सकता है उसके अनुरूप देखा गया है। तो समताप मंडल सबसे उपयुक्त होगा वायुयान की उड़ान भरने के लिए, इसको ही आदर्श माना गया है। क्षोभ मंडल की बात किया तो जितने तरह का मौसमी परिवर्तन है, बदलाव है, आंधी तूफान ये वो, अभी तूफान गुजरा है ना, कच्छ से होते हुए गुजरा था, गुजरात के कच्छ से, फिर चला गया राजस्थान चला गया है ना, और तबाही मचाया, एक तांडव मचाया। उसके कुछ दिन पहले देखिए तूफान आया था, ये आए थे कहीं ना कहीं आते ही जाता रहता है, तो उसका असर भी अगल बगल के क्षेत्रों में पड़ता ही रहता है। जब बताइए गुजरात में हो या राजस्थान में हो, उसका असर हमारे यहाँ दिख जाए। कभी क्या होता है कि भूकंप कहाँ आता है, नेपाल में आता है, केंद्र वहाँ होता है, उसका इम्पैक्ट दूर दूर के इलाकों में जहाँ तक उसकी लाइन क्रॉस करती है सब जगह फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हवाई जहाज़ इसमें चलेगा और इस सब तरह की घटनाएँ होंगी तो हवाई जहाज़ पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कोई घटना न हो, इसलिए वो समताप मंडल में चलती है। मध्य मंडल की बात है, वो सबसे ठंडी परत है ना। अभी बहुत दिन से रिसर्च हो रहा है, उसके बारे में चर्चा न सीटेट का सिलेबस है, न भी पीएससी वगैरह नहीं पूछेगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उससे जुड़ा हुआ सवाल भले भी पीएससी में पूछ भी ले, यहाँ नहीं पूछेगा। तो अभी काफ़ी पहले से रिसर्च चल रहा है कि सीधे ज़मीन से आसमान को टच करता हुआ, आसमान को टच करता, आसमान का मतलब आसमान नहीं, आसमान के अंदर जैसे हम चांद की बात कर रहे हैं, तो कोई आदमी चांद पे अगर जाएगा तो क्या होगा। तो आने वाले टाइम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से आज हवाई जहाज़ से कहीं जाना आसान हो गया है, और पहले के लोग पैदल जाया करते थे या नाव की सवारी करते थे या घुड़सवारी करके जाते थे कई महीनों में, कई सालों में, कई जगहों पर, है ना। तो वो आज के लोग क्या करते हैं, घंटों में हो जाता है मीलों का सफ़र चंद मिनटों में, और कई 100 मीलों का सफ़र कई घंटों में हो जाता है हवाई जहाज़ की मदद से। तो आने वाले समय में ऐसा बनाया जा रहा है, ग्लास शेप पूरा नक्शा बन रहा है कि अगर कोई आदमी ज़मीन पे रहता है और चांद पे जाएगा तो कैसे जाएगा। उसके लिए मैपिंग तैयार किया गया, इस तरीके से उठेगा वो ग्लास टाइप, ग्लास नुमा होगा, और ऊपर जाकर फिर वो ऐसे हो जाएगा, फॉलो मतलब ऐसे रहेगा, ऊपर से ऐसे डाउन हार्ड आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा नीचे। ये ज़मीन से उसको जोड़ा जाएगा, उसके यहाँ ट्रैक बनाई जा रही है, पटरी बनाई जा रही है, उस पर ट्रेन चलेगी। ट्रेन जैसे मौत का कुआं देखा है ना, कैसे पॉसिबल है, मौत का कुआं देखा है, कैसे बाइकर उसके अंदर घुमाते घुमाते ऊपर तक ले आता है, फिर नीचे तक जाता है। प्रैक्टिस है, सब तो नहीं चला लेगा बाइक वहाँ पे, मगर कोई तो चला लेगा। तो उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल वर्क किया जाएगा, स्पेशल ट्रैक होगा, स्पेशल पटरी होगी जो सीधे कुछ किलोमीटर्स के एरिया में फैला होगा, यहाँ से फैलता रहेगा पूरा। ये गिलास नुमा बनाया जा रहा है इस तरह, और ऊपर से फिर वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करिए, ऐसे करिए, बस समझ में आ रहा है। तो वो बनाया जा रहा है पटरी, जब भी तैयार हो तो उसमें क्या ट्रेन चलेगी, तो ज़मीन से जाके सीधे आपको छोड़ेगा चांद को। आने वाले समय में क्या होगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, क्या तूफान आएगा उसके बीच में तो सारी पट्टियाँ आ जाएंगी, नहीं आ जाएगी सारी पट्टियों का मतलब अब कहाँ पे तूफान है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ झेलते हुए, तो उसको उस तरीके से बनाया जाएगा। मेट्रो है, कहाँ कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क कभी कभी तो पड़ जाता है ना। तो ऐसा कुछ हो तो उससे निपटने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कुदरत के साथ जितना छेड़छाड़ करेंगे हम, उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ता है, तो उतना ही तबाही भी होती है। मामूली छेड़छाड़ होगी तो मामूली तबाही, ज़्यादा बड़ी छेड़छाड़ तो ज़्यादा बड़ी तबाही। वो एक अलग डर है, वो बना रहेगा, लेकिन इसके बीच लोगों ने प्रगति करना छोड़ा नहीं। अगर लोग डर गए होते तो हम यहाँ नहीं होते जहाँ हम आज हैं, है ना। जिस आग की खोज जानवरों को डराने के लिए की गई थी, वो आग हमारे लिए कहाँ का इस्तेमाल होती है आज,
दुनिया का कोई हिस्सा छूटा हुआ है? रसोई घर के चूल्हे से लेकर के कहाँ कहाँ निकलती है आग? नहीं, ऐसा नहीं कि रसोई घर का चूल्हा तक सीमित है वो। फैक्ट्रियों की चिमनी में ये जलता है कि नहीं जलता है, और हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। आज तो देखिए ऐसी चीज़ों को हमने खोज निकाला है। आप इलेक्ट्रिक पे खाना पकाते हैं, बर्तन रखा हुआ है, बच्चा जाके हाथ डाल दे, कुछ नहीं होगा उसको, है ना। आग का लौ निकल ही नहीं रहा है, मगर बर्तन गर्म हो जाएगी। स्पेशल बर्तन है, उसमें खाना बनेगा, खाना आराम से बनेगा। आप बीच में हाथ डाल दें, बच्चा हाथ डाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई करंट नहीं जाएगा उसको, ईजीली ना गर्म होगा ना कुछ होगा, और खाना आपका तैयार। तो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, तो उनकी प्रयास की जा रही है। खैर, हम जहाँ बात कर रहे थे कि आदर्श किसको माना जाएगा उड़ान भरने के लिए, तो समताप मंडल को माना जाएगा। उसके अलावा बात करें आयन मंडल से क्या होता है। आयन मंडल स्पेशली किसके लिए जुड़ा हुआ है? जितनी भी रेडियो तरंगें आती हैं, जैसे मोबाइल टावर है, मोबाइल टावर हमको दिखता है यहाँ पे, कहाँ है? ज़मीन पर। किसके बीच होगा? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल काफ़ी ऊंची मोटी परत है, हम ज़मीन पर देखते हैं अपने से 2-4-5 मंजिला ऊँचा मोबाइल टावर दिखता है, वही ना। लेकिन उस मोबाइल टावर को जो सिग्नल मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हम यहाँ से फ़ोन मोबाइल रखते हैं पास में और डायलिंग करते हैं इस तरीके से। मान लिया फ़ोन मेरे हाथ में ऐसा होगा, ऐसे डायल करेंगे, है ना। लेकिन सिग्नल जो मिल रहा है कहाँ मिल रहा जाता है? अमेरिका में। तो क्या यहीं से लंबा हम तार खींच दिए? नहीं ना, तो कहीं तो सिग्नल कैच करता है वो, इसका टावर बना हुआ है। इसमें स्पेशल स्टडी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जो रेडियो वेव आती है, रेडियो वेव कहते हैं, रेडियो का वर्ड यूज़ करते हैं, वो बड़े लेवल पे इस काम को जब किया जाएगा, एक लेवल होगा जैसे यहाँ से लेकर के हम गुंजा से कोई बात कर रहे हैं। छोटे में बचपने में खेल देखा होगा, बच्चा लोग खेलता था, अभी भी खेलता होगा। गुल का डब्बा है या कोई पेस्ट का डब्बा है, छोटा सा कोई डब्बा है, 2 काट लिया, छेद दोनों साइड कर दिया, धागा फंसा दिया एक साइड से, और यहाँ से हेलो हेलो बोल रहा है, और दूसरा बच्चा कान में लगा हुआ सुन रहा है उसको, हेलो। फिर वो बोलेगा हाँ बोलो, ये कान में लगा लिया, तुम देख रहे हैं आमने सामने। जब हम हेलो बोल रहे हैं तो गुंजा कान में लगा लिए होंगे, अगर गुंजा बोले हाँ क्या हाल है, तो हम कान में लगा लिए होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो तार बीच में क्या है, दोनों डब्बे के क्या जा रहा है? धागा जा रहा है, धागा जा रहा है। तो वायर कनेक्शन वाला नहीं है, इन्हें इलेक्ट्रिक पे करंट दे दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं। डब्बा ऐसा है और एक सिंपल धागा, तो पेंडुलम। जब हम आज के डेट में साउंड पढ़ते हैं तो लगता है ये साइंटिफिक गेम हो गया। साइंटिफिक गेम क्यों हुआ? कि वो आवाज़ जो है उस पर होते हुए ज़्यादा इजीली डायरेक्टली पहुंच रही है। ऐसे भी जाती है, मगर तब ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आवाज़ जाती है। तो मालूम होता है कि आवाज़ में क्या होता है। आवाज़ के बारे में पूरा स्टडी फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे आवाज़ यानी साउंड का संचरण होता है कैसे होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं। तो ये छोटी दूरी के लिए ठीक था, ऊपर है नीचे बिल्डिंग है वहाँ तक चल जाता है। लेकिन हम यहाँ हैं, वो अमेरिका में, उतना लंबा कौन सा धागा होगा? वो डब्बा फेंकेगा कौन, वो डब्बा रिसीव कौन करेगा, और डब्बा वहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, कितना धागा हो जाएगा, कौन कब तोड़ दे पता नहीं चलेगा। अगर जोड़ना हो तो इसके धागे में वो जुड़ जाएगा। बोल रहे हैं हेलो, इसको सुन लेंगे हेलो, बात सुन रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं। वायरलेस का टाइम आया, मोबाइल का टाइम आया, ठीक है ना, तो पेजर का टाइम आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई। तो इन चीज़ों का जो बदलाव है, इन सब को जो सिग्नल दिया जाता है वो कहाँ से मिल रहा है? आयन मंडल से। नाम में भी आयन में क्या होता है? आयन क्या होता है? क्लास 10th में, उसके पहले 7 में, सब में पढ़ा होगा। आयन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं आयन? आयन मंडल की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल आयन, बेसिक जानिए आयन, तो आयन मंडल समझ में आ जाएगा। आयन का मतलब होता है आयोनिक, ION, आयन अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी वर्ड भी आयन ही बोलते हैं, है ना, वो अलग है। या आवेश से जुड़ा हुआ बोलेंगे, आयन का मतलब आवेश कह सकते हैं, समझने के समझने में आवेश ही होता है। तो 2 तरह का आवेश हमारे बीच पाया जाता है, एक प्लस एक माइनस, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। सुना होगा ना, धन आवेश ऋण आवेश, या धन आवेश ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यही आयन बनता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज क्रॉस करेगा तो माइनस को खोजेगा वो, जब माइनस मिलेगा तो पहुंच जाएगा। बिजली का गिरना फिजिक्स की घटना है, वो भी आयनों के कारण ही होती है। 2 डिफरेंट चार्जेस वाले बादल टकराते हैं, एक दूसरे के समीप आने की कोशिश करते हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए तो चिपक के बहुत बड़ा बादल तैयार कर लेते हैं। और जब 2 सेम चार्ज वाला 2 बादल आपस में आने लगता है नज़दीक, तो आए नहीं पाएगा, वो उल्टे बहुत तेज़ी बिखरा हुआ दूर फेंका जाता है, वही बिजली नीचे गिरती है। ठीक है, अब तो कई बार इसका रूप बहुत बिगड़ गया है। सुनते हैं बादल का गिरना, डायरेक्ट सुना होगा, बिजली गिरना अलग है, बादल गिरना सुना होगा। हाल के सालों में, कुछ सालों में देखा है कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बादल फटा, न्यूज़ में आया बादल फट जाने से इतने लोगों की मौत। बादल फटना क्या होता है? जो
बूंद गिरती है, वो कितनी माइन्यूटली, थोड़ा सा हमारी बॉडी पे यहाँ गिर जाए, यहाँ गिर जाए, हमको पता चलेगा हम भीग गए, ये पता चलेगा, कपड़ा भीग गया मालूम होगा, हम भीग जाएंगे मालूम होगा, अच्छा फील करेंगे, या तेज़ अगर है तो घबराहट फील करेंगे, थोड़ा दिन नहा के हट जाएंगे, इतना ही कर सकते। लेकिन मान के चलो बजाय एक बूंद पानी को, एक ड्राम पानी को सिरे गिरा दो आपके ऊपर और लगातार गिराते रहे, बार बार ड्राम पानी गिरा जाए, तो क्या हालत होगी? बर्दाश्त हो पाएगा? 2 मिनट में आपके सांस उल्टे चलने लगेगा, नाक के पानी घुस रहा है, ओवरलैप करना, मुँह से भी घुस रहा है, नाक से भी घुस रहा है, सांस लेने का जो बीच में एयर है वो मतलब बहुत डिस्टर्ब होने लगी है, अचानक हो सकता है तेज़ सांस होने लगेगी, उल्टी तरह चलने लगेगी, आप सीधे उलट जाएगी, खत्म। क्या होगा? ओवर हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, कबीर के दोहे में भी है। सब चीज़ अच्छा है, धूप भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है, ठंडक भी अच्छी है, मगर अति कोई भी हो वो अच्छी नहीं। बारिश भी अच्छी है, सैलाब भी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हो तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा हो तो अच्छा नहीं है। थोड़ा बड़ा सैलाब आता तो कई जगह लोग सोचते हैं कि आएगा तो उससे कुछ इनकम बढ़ जाएगा, कुछ रोज़गार के साधन बनेंगे। लेकिन अगर बहुत विख्यात रूप से एकदम तांडव मचाते हुए अगर बाहर आ जाए तो क्या होगा? कोई गांव के गांव को सुनसान कर दे, सब खत्म। तो कोई उसकी अभिलाषा नहीं करता, उम्मीद नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो अति नहीं होना चाहिए उसे। तो हम बात करें आयन मंडल का अर्थ के बारे में बात करें। आयन का मतलब प्लस माइनस 2 तरह के चार्जेस है। तो होता है क्या, चार्जेस के बिना पे कोई बहुत दूर की चीज़ बहुत तेज़ी से फास्ट हो जाएगी। यहाँ सेकेंडों में बिजली का स्विच दिया जाता है और सेकेंडों के अंदर क्या होता है, पंखा चालू, लगा दबे और पंखा चालू होगा। कोई टाइम लगता है, धीरे 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 जाएगा, तब उसको टच करेगा, अरे भाई आ गया पावर, अब चलो तुम। ऐसा होता है क्या? इधर पुश किया मतलब मिलियंस ऑफ सेकेंड में काम कर लेता, तुरंत इधर तेज़ी में करता है कि नहीं? तो आयन का वही मतलब है। आयन मंडल में क्या होता है कि चार्जेस को पकड़ लेता है, तो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल किया गया है मोबाइल टावर को कैच करने के लिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेडियो वेव, टेलीविज़न, न्यूज़ होते हैं सेटेलाइट से कवर करता है, तो सेटेलाइट को सिग्नल मिलता है वो भी रेडियो वेव से मिलता है। और जितना भी टीवी होता है, मामूली बॉक्स है ना, उसमें कौन सा किसी एक्टर एक्ट्रेस का फोटो रखा हुआ है, नहीं रखा, बट पूरी फिल्म चल रही है। तो क्या है, ये सब सेटेलाइट के जरिए जो भी चलता है वो सब आयन मंडल का कमाल है। अगर वो ना हो तो कोई टीवी नहीं चले, कोई सेटेलाइट काम नहीं करे, कोई मोबाइल टावर काम नहीं करे, कोई मोबाइल काम नहीं करे, कोई पेजर काम नहीं करे, कोई फ़ोन काम नहीं करे, सब कुछ डेड लाइन हो जाएगा, फुली डेड हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, अगर कहेंगे चलो तारे से कनेक्टेड है, तारे से कनेक्टेड अगर होगा तो ठीक है, फ़ोन से काम चला लेंगे, कहाँ तक? फ़ोन से हम अमेरिका बात नहीं करते हैं, नहीं होती बात फ़ोन से अमेरिका, होती है ना, लंदन, अफ्रीका, सब जगह। तो क्या पूरी दुनिया में यहाँ से लेकर वहाँ से तार फैला देंगे हम? संभव है नहीं है। वहाँ पे आयन मंडल का योगदान है, बिना आयन मंडल की एक चीज़ नहीं संभव है। सेटेलाइट का हो या रेडियो वेव्स का हो या फिर मोबाइल टावर की बात हो या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी का बहुत अहम पार्ट है आजकल कम्युनिकेट करने के लिए, ये सब किसके जरिए से काम कर रहा है? इंटरनेट किसके जरिए काम कर रहा है? सब आयन मंडल के कारण काम कर पा रहा है। सिग्नल वहीं से मिलता है। आप एक छोटा सा डब्बा लगा लेते हैं, आपको इंटरनेट मिलने लगता है, एक डिवाइस ले लेते हैं, इंटरनेट आपको मिलने लगता है। वो कैच करने के लिए कोड को डिकोड करता है, वो तो पूरे में है, डिकोड करेगा। जैसे इसका मोबाइल हो, इंटरनेट हो और ये वाईफाई सॉरी हॉटस्पॉट ऑन भी कर दें, अब तो कोई भी यूज़ कर लेगा यूज़ ना। हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है तो क्या आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा? आपको पासवर्ड बताया नहीं किया, वाईफाई ऑन करके आप जोड़ लीजिएगा, हमको बता दिए तब तुम खोल के उसमें जुड़ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि सिर्फ हॉटस्पॉट खोल देने से नहीं होगा, उसका पासवर्ड सामने वाले को मालूम होना चाहिए, तभी होगा, तभी जुड़ेगा वो। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है कि अगर आयन मंडल की बात करते हैं अगर, तो कनेक्टिविटी जो होगी उसमें पूरे में फैला हुआ ये सब, और उसको यूज़ करने के लिए एक तरह का पासवर्ड ही है जिसको काम कौन करता है, वो जो हम बॉक्स रखते हैं, वाईफाई बॉक्स होता है या फिर वो डोंगल होता है या मोबाइल की सिम है, वो सब उसी से काम करती है, कनेक्ट रहती है। ये सब कहाँ से पॉसिबल है? सिर्फ आयन मंडल से संभव है। अगर आयन मंडल नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा। तो एक ही मंडल कितना इंपॉर्टेंट हमारे देख रहे हैं ना, सबका बहुत योगदान है। ठीक है, उससे परिवर्तित होकर के वो किरणें जो मैसेज आता है फिर से तक हम तक पहुंचता है, जिसको हम जिस सोर्स से चाहें अपने तक ला सकते हैं। अगर बात करें कोई आपसे पूछ दे कि वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या कम से कम जानना चाहिए, बताओ
अपने मन से बताओ ये उत्तर, दोनों में से क्या कम से कम हमको जानना चाहिए। कुछ भी मन से बोलना है अगर, क्या बोलिएगा? हम बोलेंगे कि पृथ्वी के ऊपर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, कुछ भी क्रिया ले लीजिए तो एक दूसरे से रिलेट करती है वो क्रिया। मतलब कुछ वो दे रही है तो उसको लेने वाला कोई होगा तभी देगी, या कुछ हम दे रहे हैं तो उसको लेने वाला कोई होगा तभी ना मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि आप दे रहे हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब भी कुछ लेन देन होगा तो उसमें एक पार्टी देने वाला होगा और एक पार्टी लेने वाला होगा। जितनी भी क्रियाएं ज़मीन पर हो रही हैं, पृथ्वी पर हो रही हैं, इन सभी क्रियाओं के लेन देन में कहीं ना कहीं किसका हाथ है? इन्हीं का हाथ है। किनका? इन वायुमंडल की परतों का हाथ है। अगर ये वायुमंडल की परतें ना हो तो ऐसा नहीं संभव है। मतलब सीधे कहेंगे कि पृथ्वी पर हर क्रिया अन्योन क्रिया के रूप में होती है। मतलब हम कुछ करेंगे तो बदले में सामने वाला भी कुछ करेगा। और इन सभी तरह की क्रियाओं के लिए जो ये परतें हैं, जो 5 वायुमंडल की परत है, वो जिम्मेदार है। अगर ये परतें ना हो तो उस तरह की सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर आयनमंडल ना हो तो मोबाइल टावर काम करेगा? नहीं करेगा। सिग्नल नहीं मिलेगा, सिग्नल तो समझ नहीं पाएंगे हम, कोड डिकोड नहीं कर पाएंगे। मन में सवाल उठता होगा ना कि वायुमंडल बना कैसे? बताए थे इसका जवाब पिछले क्लास में, याद है कि बिग बैंग थ्योरी है, उसमें धमाका हुआ, विशाल धमाका हुआ। उसका हमें बताया था कि हम कब आए, हमारा एग्जिस्टेंस कब हुआ, पृथ्वी कब आई, सोचने वाले मानव कब आए, जीव कब आए, पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना है, पूरे विश्व का इतिहास कितना पुराना है, पूरे संसार का इतिहास कितना पुराना है, या पूरे ब्रह्मांड का इतिहास कितना पुराना है। या अगर सब के ऊपर हम बात कर लें तो समझ लीजिए कि पूरी जो कायनात ऊपर ने बनाई है उसमें एक ही ब्रह्मांड है क्या? नहीं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको कहते हैं, हिंदी में ब्रह्मांड का, अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। आमतौर पर पहले हमारा साइंस यही कहता था, हम लोग यही समझते थे कि एक ही यूनिवर्स है, उसी में सब वाला दुनिया बनी है। नहीं, लेकिन अब तो पता नहीं इतने सारे 250 बिलियन यूनिवर्स की बात तो मुझसे किया था, याद है ना? 250 तो ब्रह्मांड है, बिलियन में 250 बिलियन ब्रह्मांड, उसको नहीं गिन सकते हैं। अब एक एक ब्रह्मांड कितना फैला हुआ उसके बारे में चर्चा की था। सिर्फ पृथ्वी के बारे में चर्चा करने पर जो है किस पर है? पृथ्वी के ऊपर, एक ग्रह के ऊपर। ऐसा पता नहीं कितना सारा ग्रह है पृथ्वी के ऊपर, कितना ग्रह है, 7, 8, 9 मत बोलिए। वो तो किसी वजह से आकलन किया गया है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं या उसको हम जानते हैं, उसके बारे में हमारे सौर परिवार के मंडल में है ना। जैसे मान लो ये पूरा मोहल्ला है, इसमें बहुत सारी फैमिली है, हज़ारों, तो हज़ारों फैमिली से आपको क्या लेना देना होता है? आपका शादी हुई तो किस में होगी? आपके परिवार, उसके कुल, उसके कुटुंब जितने भी हैं उन्हीं के अंदर दावत जाएगा, वही तो ना आएंगे। एक का बहुत जो पड़ोस होंगे वहाँ चले जाएगा। लेकिन अगर सबके सारे परिवार की बात करें तो कितना बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से सौर परिवार मामूली एक छोटा सा परिवार, सौर परिवार बोलते हैं, एक परिवार है वो सौर मंडल। सौर परिवार ही बोलते हैं, सौर मंडल ही बोलते हैं। सूरज का अपना मंडल है, सूरज के इर्द गिर्द जो रह रहा है उसका मंडल है, तो उन घरों की बात हम करते हैं। बाकी सारे घरों की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूरज तो मात्र एक तारा है ना। क्या बोलेंगे, 10⁻11 गैलेक्सीज है, और हर गैलेक्सी के अंदर ऐसे पता नहीं कितने सारे तारे। एक एक तारा तो सूरज से हज़ारों हज़ार गुना बड़ा है, हज़ारों हज़ार गुना बड़ा है। तो सोच लो कितना बड़ा विस्तृत है, विस्तार है इसका। और ये सब एक ब्रह्मांड में हमारे आसपास ऐसा कितना ब्रह्मांड है हमारे पास? 250 बिलियन ब्रह्मांड। हम ऐसे पहले के साइंस के तुलना में जान पाते हैं कि इतना ब्रह्मांड हमारे पास है, तो उसकी विस्तार को जान पाना बहुत आसान नहीं है, पहली बात। लेकिन संरचना की बात करेंगे कि कैसे बना, तो सिर्फ वायुमंडल एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी का वायुमंडल की बात करेंगे बना कैसे, तो एक तो बिग बैंग कहेंगे तो उससे पूरा संख्या पूरा आ जाएगा टोटल। जो पूरे की बात करेंगे उसी में ये भी है, ठीक है। जैसे मान के चलो अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे परदादा कौन थे, या उनके परदादा कौन थे, या उनके परदादा कौन थे, 10 जनरेशन ऊपर वाले परदादा कौन थे। तो कहने के ऊपर जाते 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 एक टाइम आएगा जब दादा आदम आ जाएंगे, लेकिन ये डेटा हमको बताने वाला कोई मौजूद नहीं है ना। वहाँ से पूरे आदम की उत्पत्ति, वहीं से आदम से इंसान की उत्पत्ति, आदमी की उत्पत्ति है ना। हिंदू रिलीजन में जाएंगे तो मनु से उनकी उत्पत्ति होती है, मनुवाद, मनु से निकला हुआ सब। नीचे आते आते हम सब, भारती भी वहीं से आए हैं सब। तुम कहें भारती के पिताजी वहीं से आए हुए, उनके पिताजी वहीं से आए हुए, तो सबका रूट का तो वहीं जुड़ रहा है। लेकिन उतना दूर हम कहाँ जा पाते हैं, हम अपने में सिमटे हुए हैं कि नहीं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हम सिर्फ पृथ्वी पर आकर रुक रहे हैं कि पृथ्वी के बारे में सवाल अगर किया जाए कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसके बारे में वो बना कैसे, क्या बना। सवाल, प्रश्न क्या होगा कि पृथ्वी का वायुमंडल कैसे बना, क्या जवाब होगा, बोलो। लिखेंगे इसके बारे में कि
जब पृथ्वी पर पहले क्या था, तो वायुमंडल था ही नहीं। पृथ्वी पर पहले तो वायुमंडल नहीं था। मालूम सुना होगा, पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी था, पूरा जलमग्न था, सिर्फ पानी था, कुछ नहीं था। सुना है ना, पहले पढ़ा होगा इतना। तो पृथ्वी पर क्या था, कुछ भी जब नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल था ही नहीं। चलो नहीं था, आ कहाँ से गया? इसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी ने सिकुड़ना शुरू किया। सिकुड़ना क्या होता है, कोई चीज़ जैसे धीरे 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 सिकुड़ने लगता है, उसकी गैसेस खत्म होने लगती है, वो सिकुड़न होने लगता है ना। जैसे कुछ ताज़ा फल है, उसमें ताजगी होती है पूरी, जैसे जैसे बासी होता है सिकुड़ने लगता है ना, फ्रेशनेस घटने लगता है उसका। एक जवान आदमी पूरा उसका एकदम पूरा स्किन एकदम क्लियर है, अब बूढ़ा आदमी उसकी त्वचा क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, देखा है ना, ताजगी उसकी घटने लगती है। सिमिलरली जो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। ठीक है, सिकुड़ने कब लगी? आप अपने आप को सोच के देखिए, एकदम बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हो, अब 10 किलोमीटर का चल गया हो, अब चल गया है, थक गया है, उसके बाद देखिए वो फ्रेशनेस रहेगा, बाकी रहेगा। यहाँ से पसीना छू रहा है, यहाँ से एकदम तो क्या थोड़ा चलो नहीं ना, अब हिम्मत नहीं है, अभी आज छोड़ दो, कल चलेंगे। तो जैसे हमारी अपनी हालत होती है ना, इसी तरह ज़मीन को सोच के देखिए कि जब इस पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन अचानक ये सिकुड़ना कब हुआ, जैसे इसमें टेम्परेचर गर्म हुआ। ठंडा था ना, पूरा पानी था, तो टेम्परेचर एकदम ये था, लेकिन जैसे जैसे इवेपोरेशन हुआ, बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म, तो बहुत ज़्यादा भाप क्या होगा, इवेपोरेट करेगा, ऊपर निकलेगा, तो उसमें क्या होगा, गर्माहट आएगी। जैसे जैसे गर्म होता चला गया, होता चला गया, होता, ये नहीं कि साल 2 साल 10 साल, बहुत लंबा समय लगा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों हज़ारों साल, करोड़ों में गिन लीजिए, उतने साल लगे। जिसको हम बताए थे कि 370 करोड़ साल पहले तो सिर्फ जानी मानव का उदय हुआ था, होमो सेपियंस का उदय हुआ था। 14 करोड़ साल पहले, 14 करोड़ साल पहले पृथ्वी का उदय हुआ था, है कि नहीं, उतना पहले। तो ये सब चीज़ें हैं, हम उतना बैक में नहीं जाए, लेकिन इतना समझिए कि जब पृथ्वी सिकुड़ने लगी, क्या हुई, पृथ्वी सिकुड़ने लगी। उसके बारे में कारण के बारे में पूरा चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ पृथ्वी पर हम आके फोकस कर रहे हैं कि जब पृथ्वी धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करती है, जिसके कारण छोटी छोटी तथा गर्म होती चली गई। ये जो था पृथ्वी का हिस्सा, छोटा छोटा हिस्सों में क्या होने लगा, ये छोटी होती गई थोड़ा थोड़ा, और सिकुड़ते हुए गर्म होती चली गई। इस दौरान गैस जितनी भी थी विमोचित हुई उसमें, है ना, और अचानक क्या हुआ, गैस के विमोचन होने के बाद धीरे 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 वायुमंडल का इसमें निर्माण होना चालू हुआ, तब जाके वायुमंडल बना। तो अगर कोई कहे कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, तो सीधे कहेंगे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडे से गर्म होती चली गई, पूरा पानी तो ठंडा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होती चली गई। सुना होगा जिम्नोस्पर्म टाइम था, उस टाइम जितने भी जीव थे वो सब क्या थे, ठंडे प्रकृति वाले जीव थे, जैसे डायनासोर, आज से करोड़ों साल पहले थे वो लोग। लेकिन जैसे ज़मीन गर्म होती चली गई, डायनासोर तो छोड़ दो, वेल जो आज जिसको हम बोलते हैं, वेल कहाँ रहती थी, ज़मीन पर। धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो कहाँ चली गई, समुद्र का मार्ग पकड़ लिया, चूँकि वो ज़मीन पर नहीं रह सकती थी, ठंडे जीव, ठंडे में रहने वाले जीव थे। बाकी सारा नेचर उसका वैसा है जो ज़मीन पे रहने वाले इंसानों का है या अन्य मैमल्स का है, जैसे फीडिंग कराना, दूध देना, बच्चों को दूध पिलाना, ठीक है, वो चीज़, सांस नाक से लेना, मछली की तरह गिल्स उसके पास नहीं है। ये सारा संकेत इसी ओर कर रहा है कि वो ज़मीन पर रहा करता था पहले। लेकिन हाँ, तब क्या था, टेम्परेचर काफ़ी कम था ज़मीन का, लेकिन जैसे टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ने लगा, उसके साथ क्या हुआ, उसके बढ़ने के क्रम में ज़मीन का सिकुड़ना भी शुरू हुआ। इसके साथ साथ क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण भी शुरू हो गया, और एक दिन आया वायुमंडल ज़मीन के ऊपर पूरी तरह से फैल गया। तो ये वायुमंडल का निर्माण जो हुआ है पृथ्वी के संकुचन से शुरू हुआ। अगर एक वर्ड मांगे तो कहेगा पृथ्वी का संकुचन होना। क्या कारण हुआ, पृथ्वी का संकुचन होना। अगर और पूछे पृथ्वी का संकुचन क्यों हुआ, तो पृथ्वी का गर्म होना। अब दोनों को मिला दिया जाएगा, जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती चली गई, संकुचित होते चली गई, धीरे 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 क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, और एक समय आया कि पूरे में संकुचित होने के बाद वायुमंडल का निर्माण पृथ्वी के ऊपर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अगर मन में सवाल उठे कि क्यों, कौन व्यक्ति था, किसने था जिसने बताया
कि वायुमंडल क्या है या इसकी खोज किसने किया, वायुमंडल की खोज किसने की, क्या बोलेंगे? तो 28 अप्रैल 1902 का डेट याद रखना ज़रूरी होगा। कौन? 28 अप्रैल, 28 अप्रैल की बात कर रहे हैं 1902 में। ठीक है, किसने, कब की बात कर रहे हैं हम? 28 अप्रैल 2000, 28 अप्रैल 1902 में। ठीक है, किसने? तो बोलिएगा टेसेरेंक डी बोर्ड, टेसेरेंक डी बोर्ड। नाम क्या है? टेसेरेंक डी बोर्ड, ये नाम है। इसने क्या किया? ये फ्रेंच एकेडमी की तरफ से, फ्रेंच फ्रांस में है, फ्रेंच नाम से ही मालूम हो रहा है फ्रांस से, तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में उसने घोषणा किया। क्या घोषणा किया उसने? अगर पूछा तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस लिख लीजिए, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ये संस्था हुआ। वहाँ पे फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में इसने घोषणा की थी वातावरण के बारे में कि वातावरण जो भी है हमारा वो परतों में डिवीज़न है, परत दर परत बटा हुआ है। ये जो परत दर परत बटा हुआ है और ऊंचाई के साथ तापमान में बदलाव देखने को मिलता है। ये पूरी जानकारी किसने दी? तो बोलेंगे टेसेरेंक डी बोर्ड, टेसेरेंक डी बोर्ड ने इसकी जानकारी दी थी। कब दिया था? तो 28 अप्रैल 1902 में दिया था। और कहाँ दिया था, कौन संस्था में? तो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस में इसके बारे में जानकारी दी थी। वायुमंडल की परतों के बारे में बात करेगा तो हम कहेंगे पृथ्वी की सतह से, लिखोगे पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ इसका क्षेत्र है। कितना? 1000 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ इसका क्षेत्र है। किसका क्षेत्र? वायुमंडल की पट्टियों का क्षेत्र, जो फैलाव है। अगर पूछे कि वायुमंडल का फैलाव, वायुमंडल की परतों का फैलाव कहाँ तक है, तो बोलेंगे कि पृथ्वी की सतह से जो वायुमंडल की परतें हैं उसका फैलाव 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मोटा मोटा। इसमें इंक्लूडिंग ऑल आ गया। अब सबको सेपरेशन में देखें कितना मोटा है, कहाँ से कहाँ तक, ये टोटल की बात एक साथ कर रहे हैं। तो पृथ्वी सतह, सतह कौन है? जिसपे हम रहते हैं, हमारा तुम्हारा घर है, अन्य जीव जंतु रहते हैं, इसी पे हाथी रहता है, इसी पे चींटी रहता है, इसी पे भारती भी है, इसी पे तुम भी हो, इसी पे हम भी हैं, इस पे सब है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो सतह है। और इस सतह से अगर हम बात करें तो वायुमंडल की परत जो है वो 1000 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है, मोटा मोटा। अब इसको हम बांटेंगे कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में, है ना। तो इसके लिए हम कहेंगे लगभग पूरे द्रव्यमान का, पूरे द्रव्यमान का वेट, ज़मीन का जो वेट है, भार, है ना। तो लगभग पूरे द्रव्यमान का लिखेंगे, लगभग पूरे द्रव्यमान को पृथ्वी के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 32 किलोमीटर तक अनुभव किया जा सकता है। 32 किलोमीटर तक अनुभव कर सकते हैं। तो 1 लाइनर में लिखना हो अगर, हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो पूरा द्रव्यमान है, जितना भी वायुमंडल है ना 5 तरह का, उस पूरे का वेट होगा ना, उस पूरे वेट का अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स से, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण बल की बात करें, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल वो बल है जिसकी बिना पे पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मामूली सुई जितना छोटा हो या हवाई जहाज जितना बड़ा कुछ भी हो, हाथ जितना बड़ा कुछ हो, सभी चीज़ को नीचे खींच सकता है बराबर पावर से। तो ये कितना है? ये करीब ज़मीन की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ऊपर तक ये दबाव बहुत तेज़ काम करता है। किसकी वजह से? वो जो वायुमंडल का पूरा पट्टियाँ हैं, है ना, उसके द्रव्यमान की तुलना में निकाला गया वैल्यू है ये। तो आगे चलते हैं हम कि वायुमंडल की इसी परत में अलग अलग गैसें हैं। जैसे करीब नाइट्रोजन 78% है, हम लिखा है तो एक्यूरेट परसेंटेज निकाला है, पॉइंट में भी निकाला है, लेकिन मोटा मोटी अगर आएगा तो अब 78%, 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन करीब 21% है और 1% जो बच जाता है, 78 और 21 को जोड़ने का 1% बच रहा है 100 में। तो ये 1% के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, जिसमें कार्बन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, ये सब का समावेश है। ठीक है, ये हम वायुमंडल की परतों के अंदर हम बात कर रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल की परत है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो गैसेस है उसके बारे में। एक चीज़ और जान लेना ज़रूरी है
अगर बोलेगा कि वायुमंडल, तो अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं मालूम है? एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर को तोड़ दें दो हिस्सों में, एक वर्ड आएगा स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। स्फेयर का मतलब गोला होता है। एक बात तो क्लियर है, एटमॉस्फेयर गोले से जुड़ा हुआ है, गोला। एटमॉस्फेयर जब बोल रहे हैं, एटमो हटा देगा तो स्फेयर आगे आ गया। जितनी भी पट्टियाँ सब गोलाकार हैं, सब गोलाकार, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो कोई जैसी चीज़ रहेगी उसमें जो चीज़ रखेंगे वैसे ही रखा जाएगा। कोई चौकोर डब्बा को सामान भरेंगे तो चौकोरे होगा, जाहिर सी बात है ना। जब कोई अपनी साइज़ में फिक्स शेप है, जैसे मान ली गोली है, इतना बड़ा शेप है उसका, 10 गोली ला के रखता तो गोली रहेगा सवाल है। लेकिन अगर कोई चीज़ खाली जगह पूरा भर जाए तो जैसी खाली जगह वैसे भरेगा, भरने वाली चीज़ हो तो वैसे ही भरेगा, गोली नहीं। जैसे मान ली सपोज डैट ये एक कप है, क्या है? ये एक कप है, इसमें अगर हम इस पेन को ला के रखें, सॉलिड चीज़ तो ऐसे ही रहेगा। अगर इसको रख दिया तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और अगर मान लीजिए इसको रख दिया तो ऐसे ही रहेगा, जैसा रख दिया, ये तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ ना हो, इस सब तरह की चीज़ नहीं रखे हम, इसमें कैसी चीज़ रखे? पानी, तो जैसा शेप है वैसे भरेगा। या गैस, जैसा है वैसे भरेगा। गैस सिलेंडर क्या होता है? जैसा सिलेंडर का शेप है वैसे भर जाएगा, जहाँ तक जगह मिलेगी। बैलून, जैसे बैलून फूलता जाएगा वैसे जगह भरता जाएगा। इसी तरह से ज़मीन अगर खाली है, उसमें संकुचित होने की वजह से गैस का उदय हुआ, तो जो खाली जगह थी वहाँ पे ना उदय हुआ, तो वो तो भर गया, तो कैसे भरेगा वो? ठीक उसी तरह जैसे हम बैलून को फूकते हैं और बैलून गोल होता चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से फिजिक्स का कंसेप्ट है एक अलग, उसको हम पढ़ेंगे अगर तो अलग चीज़ है कि जैसे बूंद गिरती है तो गोल ही क्यों होती है? कोई चीज़ गोल होने में क्या होता है? कम घनत्व लगता है उसको, इसीलिए वो ऐसा होता है ना। एनर्जी लेवल उसके कम खर्च होता है, इसलिए वो जीरो स्टेज में आता है। और वो करीब जो भी चाहे पानी की बूंद गिरती है वो भी गोली होती है, चौकोर नहीं होती है, टेढ़ा बुकला नहीं होता है, त्रिभुजाकार नहीं होता है, चतुर्भुजाकार नहीं होता है, कोई कारण नहीं हुआ, बस गोलाकार ही होगा। उसके पीछे क्या है? सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन, जितना तनाव होता है सरफेस का कम से कम बनेगा, इसी के लिए वो ऐसा होता है। तो वो एक अलग कंसेप्ट है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो हम समझेंगे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। स्फीयर तो आ गया, गोला तो आ गया, एटमॉस्फेयर अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है कि यौगिक वर्ड है। यौगिक क्या होता है? जो दो शब्दों के मेल से बनता है, यौगिक वर्ड उसको बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो एक यौगिक शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो कि किससे बना हुआ है? एटमॉस, एटमॉस वर्ड से बना हुआ। एटमॉस एक वर्ड है और फिर स्फीयर। एटमॉस एक वर्ड हो गया और स्फीयर दूसरा होता है। एटमॉस अभी ATMOSSPHER नहीं लिखते हैं। जब यौगिक वर्ड जब भी बनाया जाता है, जैसे अल टुगेदर, ALL ऑल है सब, और TOGETHER टुगेदर एक साथ। अब जब बनाते हैं अल टुगेदर ALL TOGETHER नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, ये एक ही एल लगेगा, ALTOGETHER। ये अंग्रेजी का नियम है, सब अलग अलग चीज़ है। जब इसकी संरचना में इसकी बेसिक में जा रहा है तो दो वर्ड जुड़ रहा है, एक एटमॉस आया, एक स्फीयर आया। तो एटमॉस क्या है और स्फीयर क्या है, अगर दोनों को समझ लें तो हम समझ लेंगे एटमॉस्फेयर क्या है। नहीं होगा। अब रह गया कि एटमॉस और स्फीयर दोनों को मिला के लिखेंगे ATMOSSPHER, तो ये गलत हो जाएगा, चूँकि यौगिक वर्ड जो बनाया जाता है अंग्रेजी के नियम के हिसाब से, अंग्रेजी है ना तो अंग्रेजी के नियम को मानेगा। तो अंग्रेजी का नियम ये कहता है कि यहाँ पर डबल जो एस आ रहा है वो नहीं है, एक ही एस आएगा, जैसे अल टुगेदर भी आपको बोले, ठीक उसी पैटर्न पे क्या होगा? ATMOS, यही एस इसका भी काम किया एटमॉस का। अब स्फीयर के लिए भी यही एस काम करेगा, SPHER, दोनों मिला है ना तो कुछ तो एक साथ हो गया ना, तो एटमॉस्फेयर वर्ड बना था। लेकिन इसका जो ऑरिजिन वर्ड की बात करें तो दोनों वर्ड को अलग तोड़ेंगे, एक वर्ड होगा एटमॉस, एक वर्ड होगा स्फीयर। एटमॉस और स्फीयर दो वर्ड से बना हुआ। अब सवाल है, स्फीयर तो गोला होता है। स्फीयर क्या होता है? गोला होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जिधर से देखेंगे एक रूप होगा। जैसे इतना बड़ा गोला है, ठीक है, और एक गोला नहीं है, एक दूसरा वो जो कुल्फी खाते हैं उस तरह से शंकुआर है ये। तो शंकुआर में क्या होगा? ऐसे देखेंगे ऊपर जो गोल है, मतलब हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं, लाइक दिस, ये है अब इसमें क्या है? ये जो होगा R है, ये जो होगा H है और ये L है, मालूम है। यहाँ तो सब अलग अलग है ना, लेकिन यहीं पे इसको हम क्या करें? इससे हटा दें, क्या बना रहे हैं? गोला।
ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सब ना आर है। तो क्या दोनों बनाने का मतलब क्या है, अब इसको समझिए। अगर हम इसके ऊपर का हटा दें हिस्सा, ये हिस्सा हम हटा दें, आपको क्या लग रहा है ना, इसी तरह से लगभग इस जैसा मिलता जुलता होगा ना, खाली ये गोली है, ये गोला नहीं, कोनी है, नुकीला है। इसमें क्या, ये एच अलग है, ये आर अलग है, यहाँ पे ये आर सेम है, ये आर सेम है, ये हर जगह सेम है, वहीं पे नहीं, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हर जगह से इसकी दूरी एक बराबर है, इसकी हर जगह से दूरी एक बराबर नहीं है। ऐसा कोई दूसरा फिगर ऐसा नहीं होगा जहाँ हर जगह इसकी दूरी एक बराबर है। ये अर्ध गोला है, अगर हम पूरा गोला बना लें तो यहाँ भी क्या होगा, हर जगह सेम, हर जगह सेम, हर जगह सेम। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर जो ज़मीन के इर्द गिर्द फैला हुआ पूरा बना हुआ है ना। तो इसको हम समझेंगे इस तरीके से। तो एक बात तो क्लियर है कि जो एटमॉस्फेयर शब्द है ना, वो वायुमंडल के लिए यूज़ होता है अंग्रेज़ी में, और इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो कौन हो गया, एक एटमॉस और दूसरा स्फेयर हो गया। कौन दो वर्ड हो गया, वो भी लिख दे रहे हैं इस पर हम। एक क्या हो गया, एटमॉस, ATMOS, एटमॉस प्लस SPHERE, स्फेयर। तो स्फेयर तो समझा दिया ना अभी, जो अभी बना इस तरीके से। अब बताया कि हर जगह एक समान है, कहीं अलग नहीं, हर जगह एक बराबर है ना। ये है मेरा कैसे स्फेयर के लिए अभी जो बनाया था फिगर, देखा होगा। तो ये स्फेयर हो गया हर जगह। ये एटमॉस क्या है, इससे मिलकर बनेगा। तो ये कंपाउंड वर्ड का नियम क्या बताता है, ये हो जाएगा ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। अब ये एस डबल रिपीट नहीं किया, ये कंपाउंड वर्ड जो बनाते हैं अंग्रेज़ी में उसका नियम है, तो उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम अभी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, EVS। हमको EVS से मतलब ना कि अंग्रेज़ी से। ये कंपाउंड वर्ड बनाने का नियम है, जो दो वर्ड जैसे हम बताया ना अभी, क्या बोले थे, ALL, ऑल, प्लस TOGETHER, टुगेदर। जब एक साथ आ जाएगा तो क्या बनेगा। अब ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ये कैसे लिखा जाएगा, ALTOGETHER, टुगेदर। तो एक एल हट गया ना यहाँ से, दो एल कहाँ है ना। इसी तरीके से अब उसमें क्या है, एक एस हट गया, एटमॉस्फेयर बन गया, वो कंपाउंड वर्ड है। एक बात तो क्लियर हो गया कि दो वर्ड से बना हुआ है। किस किस वर्ड से बना हुआ है, एटमॉस प्लस स्फेयर। अगर ये जो शब्द है इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन शब्द है, जैसे अंग्रेजी शब्द होता है, हिंदी शब्द होता है, इसी तरह लैटिन एक शब्द है। लैटिन शब्द एटमॉस्फेरा बना हुआ है, एटमॉस्फेरा। लैटिन वर्ड कौन सा है, एटमॉस्फेरा, ठीक है। तो उसको हमने क्या बना लिया, एटमॉस्फेयर। क्लियर। इस एटमॉस्फेयर का जो अर्थ होगा, तो इस सबसे पहली बात है कि बना किससे है, तो यौगिक वर्ड से, एक एटमॉस एक स्फेयर, इसलिए जोड़ा हो गया वो क्या, एटमॉस्फेरा। उसको हमने बना लिया है एटमॉस्फेयर। क्लियर। दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। स्फेयर तो गोला हो गया, गोला समझ में आ ही रहा है, कोई भी गोला, ठीक है। अब उसके आगे बढ़े, गोला को छोड़ के एटमॉस में आ जाए, इसका अर्थ क्या है, लिखेंगे क्या होता है। एटमॉस का अर्थ होता है, एटमॉस का, सिर्फ एटमॉस की बात कर रहे हैं। एटमॉस का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो एटमॉस का मीनिंग होता है भाप, वाष्प, गंध। भाप, वाष्प, गंध, ठीक है। और स्फेयर क्या हुआ, स्फेयर क्या हुआ, गोल गेंद कुछ भी होगी, गोली होगी, बच्चा लोग खेलता है, कंचा खेलता है, गोली, बैट बॉल खेलता है, वो बॉल होता है। फुटबॉल खेलेगा, लेकिन फुटबॉल वो गोला नहीं होगा, उसमें क्या होता है, हवा भरी होती है। नहीं, गोला तो वो भी होता है, ठीक है। ठोस होगा या ठोस नहीं होगा, ये फ़र्क हो सकता है। जैसे बच्चे लोग का बॉल क्या होता है, ठोस नहीं होता है। एक जो क्रिकेट वाली बॉल होती है बहुत ठोस होती है कि नहीं, लेकिन दोनों गोला ही कहलाएगा। तो क्या होता है, ऐसा चीज़ जो वाष्प से, भाप से, गंध से भरा हुआ बड़ा सा बॉल हो, ये है मेरा एटमॉस्फेयर। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें। इसीलिए क्या है, ग्लोब जो शब्द आया है ना, ग्लोब का नाम सुना है ना। ग्लोब क्या है, स्थलीय या ग्रहीय क्षेत्र या नेत्र गोलक या मुक्केबाजी से बना हुआ एक अर्थ है, ठीक है। जिसको इसका कोई बहुत खास ओरिजिन का उत्पत्ति कहाँ से हुआ नहीं हुआ उसका नज़ारे पता नहीं है ग्लोब शब्द के बारे में, लेकिन ग्लोब जो शब्द आया हुआ है एग्जैक्टली ये ग्रह से आया हुआ है। ग्रहीय बोलते हैं, ग्रहीय का मतलब ग्रह शब्द, ग्रह जो लिखते हैं
ग्रह कैसे लिखते हैं? ग्रह, तो इसी शब्द से कौन क्या कहते हैं? ग्रहीय, मतलब ग्रह से बना हुआ शब्द। ग्लोब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो या फिर स्थल से बना हुआ शब्द है, स्थल, तो इसी को क्या कर दिया? स्थलीय कर दिया, ठीक है। इसका ओरिजिन ग्लोब का इनसे आया, ग्रहीय से या स्थलीय से आया हुआ इसका ओरिजिन है, ठीक है ना। तो या नेत्र गोलक ये बोलते हैं, नेत्र गोलक, नेत्र पूरा नहीं बोल रहे हैं, नेत्र का गोलक बीच वाला हिस्सा है ना, जो गोल गोल दिखता है, जिसको देख पा रहे हो, उनसे बना हुआ है ना। इसके बारे में यूनान में, यानी इसके बारे में इसकी जानकारी यूनानियों ने दिया था पहले। ये सवाल नहीं पूछेगा अब जो बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान में रखो, जब इतना कुछ पढ़ना तो एक लाइन में क्या चला जाएगा, एक दो लाइन में क्या चला जाएगा। अगर पूछे कि पृथ्वी का कई अन्य नाम भी है, क्या है? कुछ लोग धरातल बोलते हैं ना, धरती का तल, नीचे वाला हिस्सा, तो धरातल तो बोल देते हैं, या भूमि तल बोलते हैं, तल जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, स्टेबल करेंगे। जैसे यहाँ पे खड़े हुए हैं तो नीचे कुछ होगा तभी ना खड़े हुए, यहाँ पे छत है तो खड़े हुए, छत को छोड़ के क्या बाहर में जाके खड़े हो सकते हैं इस तरह इतने हाइट पर? कभी नहीं, नीचे आराम से नीचे गिरा कोई आदमी हटाएगा तो पॉसिबल नहीं। तो धरातल जो बोला, धरा मेन शब्द है, या भूमि तल जो बोला, भूमि मेन शब्द आया, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो अगर अलग नाम की बात किया जाए, पृथ्वी का कोई दूसरे नाम की बात किया जाए, तो उसका अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, कभी अगर मन में आए सवाल कि पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? तल, धरातल बोलते हैं ना, धरातल, इसमें लग जाएगा ना तल, मेन धरा हो गया धरातल। इसी तरीके से अगर हम दूसरा शब्द यूज करें तो लोग बोलते हैं भूमि तल, सुना होगा ना, तो भूमि में क्या लगा दिया? तल, भूमि तल। इसी तरह से धरित्री या रसातल, सुना होगा रसातल, बोलते हैं ना पूरा रसातल में चला गया, मतलब एकदम धस गया अंदर, रसातल, है ना। तो इसी तरह रत्न गर्भा, ठीक है। तो ये सब अन्य शब्द हैं, रत्न गर्भा या रसा या धरित्री या धरा या भूमि। आप इसको धरा भी बोलिए, धरातल भी बोलिए, हम दो कलर से इसलिए लिख दिए, समझ में आए। धरा भी बोले वही है, धरातल बोले वही है, भूमि बोले वही है, भूमितल बोले वही है, धरित्री बोले रसा बोले वही है, रसातल बोले वही है, रत्न गर्भ है, कई नाम आ गया। ऐसे और कई नाम आ सकते हैं, ये पृथ्वी का दूसरा नाम के रूप में जाने जाते हैं। पृथ्वी को अन्य इन नामों से हम पुकार सकते हैं। अगर पूछा जाए कि वायुमंडल का मुख्य कार्य क्या है, बता सकते हैं? हमारा जितना भी काम है डेली लाइफ का, मोबाइल कब का किसके लिए यूज़ है? घोड़ा करता है कि आदमी करता है? गुंजा करती है कि नहीं? नहीं करती है। तो गुंजा आदमी है ना, तो यहाँ हम लोग करते हैं, आप करते हैं, सब करते हैं। तो आदमी के लिए इसका यूज़ है, इस्तेमाल है। तो सिर्फ वायुमंडल से वो होता है। हवाई जहाज़ कौन बैठता है? खाली गुंजे बैठेंगे, सब बैठेगा। सालिक तुम बैठोगे ना, सब बैठेगा, तो बैठोगे ना आइंदा, तो जो बैठेंगे तो ये सब क्या है? हम लोग के लिए यूज़ क्या है? तो सब तापमंडल में चलती है। आधी तूफान आता है, आम गिरता चुनने कौन जाता है? आदमी ना, कि घोड़ा चुनने जाएगा, बकरी चुनने जाएगा। क्षोभमंडल में ये सब चीज़ आता है। मतलब कुल मिला के हमारे डेली लाइफ का जितना भी काम है वो हमसे जुड़ा हुआ है, और ये सारा काम जब भी हमको मिलेगा इन्हीं के बीच मिलेगा, ठीक है ना। सब कुछ इन्हीं मंडलों के बीच हमको मिलना है। कार्ड वही तो है, इसको लिखेंगे मगर। तो वायु जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बिना वायु के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्लियर है? कल्पना कर सकते हैं बिना वायु के जीवन हो सकता है? कभी नहीं। वायु के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। अतः यह जीवन के लिए एकदम ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना जीवन की कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। सूरज के अंदर बहुत तरह की किरणें हैं, जैसे हम बोलते हैं विब्ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग की प्रकाश पराबैंगनी तरंगदैर्ध्य किरणें हैं वो सूरज के अंदर। ये सारी किरणें ज़मीन तक आए अगर तो सब लोग बीमारी से मर जाएगा। तो जितनी भी खतरनाक हानिकारक किरणें हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो हम तक नहीं पहुँचे, उसको रोकने का काम भी यही करती है। रेड लाइट अगर
सूरज का जो लाल रंग का जो प्रकाश तरंग है, अगर वो ज़मीन तक आ गया तो सबको स्किन कैंसर हो जाए, कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। अभी तो होता था इसी तरह से ना, लेकिन ओजोन लेयर में छेद हो गया कि जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कुछ किरणा, लेकिन उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? इसी में आगे कंक्लूड करते हुए लिखेंगे, जहाँ लिखा है कि बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए क्या है, जितनी भी हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं, कहाँ से आती है? वो सूरज से आती है। तो उस किरणों को रोकने का काम कौन करता है, या टेम्परेचर को अनुकूल बना करके हमारे लिए कौन रखता है? वायुमंडल। अगर वायुमंडल ना हो तो सूरज की सीधे किरणें हम तक पहुंचेंगी, जिसकी वजह से कोई भी अनुकूल तापमान नहीं रहेगा, हम सब लोग उस तापमान में झुलस के मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो, हम उससे बचे रहें, इसके लिए क्या है कि अनुकूल बना रहे, तापमान हमारे अनुकूल बना रहे, इसके लिए जो वायुमंडल है वो बहुत अनिवार्य है, यही हमको बचाता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? तो यही इसके काम है। ये क्या करता है, वायु का 99% भाग जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये वायुमंडल के 32 किलोमीटर की ऊंचाई में ही पाया जाता है। 32 किलोमीटर मतलब पृथ्वी तल से 32 किलोमीटर की हाइट ऊंचाई तक हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है, उसमें रहता है। तो उसके ऊपर फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो ये कौन बना के रखता है? वायुमंडल। अगर वायुमंडल ना हो तो ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बचेंगे भी नहीं, हम ही नहीं, कोई जीव नहीं बचेगा। इसलिए मुख्य कार्य यह है कि हमको सूरज से मिलने वाली जो किरणें हैं उनके साथ संतुलन बना करके इस पृथ्वी पर, पृथ्वी का 32 किलोमीटर हाइट के ऊपर कौन रहता है बताओ? अरे कोई बिल्डिंग होगी, कितनी ऊंची होगी? 10 मंजिला बिल्डिंग क्या 1 किलोमीटर में होगा क्या? कभी नहीं, है ना, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग इसी में रहते हैं। 32 किलोमीटर हाइट तक हमारे ऊपर जो सतह है उसको हमारे अनुकूल बना करके रखता है। ये सब काम किसका है? वायुमंडल की परतों का है। इसलिए वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। यही इसका मुख्य कार्य है। रहने दें या और कंटिन्यू करें? आज छोड़ देते हैं यहीं पर, बाकी नेक्स्ट से देखें। ठीक है।